Very, very warm welcome to Smart Money Seminar 2017, organized by PIFA, that is Pune Independent Financial Advisors Association. Friends, I am Bhushan Mahajan, founder, promoter member, and past president of PIFA. Friends, one more request again to our IFA friends. Would you kindly make room for the investors and shift to the balcony? We are equally visible there and audible also. This is a wonderful auditorium. Thank you. And I'll be your host for the evening. Those who have attended our programs in the past, they know that this is being streamed alive all over the parts of India and also parts of the world. For those who have come for the first time, please note that you are part of a investor education program which is being seen all over the globe by thousands of visitors, viewers. So I give a warm welcome to all our friends who have tuned in to gypsytv.org and wish that they are with us in all this journey. पुणेकर नागरिक हो, बंधू भगिनींनो, आजच्या सत्राबरोबरच आमचा या फायनान्शियल इयरचा गुंतवणूक जागर कार्यक्रम समारोपाकडे येऊ लागला आहे. खरं तर आम्ही सगळे पिफाचे पदाधिकारी आणि सभासद कृतज्ञ आहोत. आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला अत्यंत भरघोस असा प्रतिसाद मिळाला. आजही हे तुडुंब भरून गेलेलं सभागृह पाहून आम्ही भारावून गेलो आहोत, गहिवरून गेलेलो आहोत. मित्रांनो, नक्की लक्षात घ्या, आम्ही असेच कार्यक्रम यापुढेही आयोजित करत राहू. आमच्या कार्यक्रमात काही जर आपल्याला त्रुटी आढळली तर जरूर आम्हाला सांगा. जर तो आवडला तर आपल्या घरच्यांना, शेजाऱ्यांना, मित्रमंडळींना सांगा आणि त्यांनाही पुढच्या कार्यक्रमाला घेऊन या. प्रख्यात स्तंभलेखक सकाळचे आज आवर्जून आमच्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित आहेत. सकाळ मनीचे प्रमुख श्री मुकुंदराव आणि आमचे सहकारी मित्र सर्व इथे उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो. मित्रांनो, खरं तर इन्व्हेस्टमेंटचं मूळ तंत्र काही फारसं गेल्या 100 वर्षात बदललेलं नाही आहे. बदलले असतील किंवा वेगवेगळे निर्माण होत असतील तर त्याचे वेगळे पैलू जे आम्ही इथे उलगडून दाखवतो आहेत. त्यामुळे कदाचित जुन्याच गोष्टी आम्ही सांगू, पण नवीन पद्धतीने सांगू. म्हणजे असं कदाचित म्हणू की तोच रस्ता त्याच वाटा, चाल तुम्ही पुन्हा पुन्हा. तोच रस्ता त्याच वाटा, चाल तुम्ही पुन्हा पुन्हा. तेच तंत्र, तेच शास्त्र, सांग तुम्ही पुन्हा पुन्हा. ऑन बिहाफ ऑफ एव्हरी मेंबर ऑफ आवर असोसिएशन अँड ऑन बिहाफ ऑफ मोतीलाल ओसवाल अँड सुंदरम म्युच्युअल फंड, I thank you for spending your valuable evening with us to attend this Smart Money seminar. I'm sorry we can only accommodate 1,000. We had requested for additional screening facility outside, but due to some compliance problem, that was declined. For the benefit of our overseas and national viewers, let me shift to Hindi. तो भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि पुणे का हर नागरिक होशियार है, समझदार है, जानकार है. उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है. दुनिया आती है यहाँ पे पढ़ने और लिखने के और सीखने के लिए. तो हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए हैं. हम सिर्फ आपको कुछ नए विचार देने आए हैं. आपके सोच थोड़ी बहुत तबादला उसमें करना चाहते हैं. और अगर हम आपको सोचने पे मजबूर करेंगे तो कई सवाल जो आपके मन में उठ सकते हैं निवेश के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो अपने आप हल हो जाएंगे. दोस्तों, एक ज़माना था जब बम्बई में क्या चल रहा है वो पुणे में पता नहीं चलता था. 20, 25, 30 साल पहले जब हम शेयर बाजार जाते थे तो टेलीप्रिंटर्स से शेयर के भाव हर आधे घंटे में हमें समझते थे. आज ये बात है कि आपका हर कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉगिन कर सकता है. टीवी तो है ही, लेकिन आपके मोबाइल पे, आपके घर पे शेयर के बढ़त और शेयर का गिरना, ये दोनों आप आसानी से हर सेकंड, हर मिनट, हर ट्रेड पे देख सकते हैं. कई
बिजनेस चैनल्स हैं, कई मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं. फ्रेंड्स, this is an information explosion. What we are into is millions of gigabyte of data is being thrown at us with tremendous speed. The only thing which this does is that it makes us half informed. Unfortunately, it also leads us to believe that we know everything. So they have created so many theoretical know-alls. And when with this half knowledge we approach share market, unfortunately there are many times when our fingers are burned. दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर बार ऐसा क्यों होता है? जब बाजार तेजी की अंगड़ाई लेता है, तो हम सब शेयर बाजार की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन मंदी हम लोग सह नहीं पाते. सारी दुनिया जानती है कि गए 20 साल में कुछ चुनिंदा फंडों ने, कुछ चुनिंदा फंड के स्कीम ने निवेशक को भर भर के दिया है. 20 साल में आपकी लागत, आपकी लगाई हुई रकम 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना हुई है. और इस भरी सभा में अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले फलाना फलाना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और आज तक वो इन्वेस्टमेंट वही है, बढ़ रही है, लेकिन आपने उसको छुआ तक नहीं? मेरे ख्याल से बहुत कम हाथ उठेंगे. हर तेजी में हमें नया बहाना मिलता है. हर बार तेजी आती है, हर बार नया कुछ बोलते हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम इट इज telecommunication and internet, this time it is foreigners, this time it is something different, this time it is Modi. हर बार तेजी के बाद मंदी आती है और देखते देखते हाथ में तैयार किया हुआ पैसा निकल जाता है और हम कहते हैं कि यार एक नया अनुभव मिला लेकिन पैसा नहीं मिला. कहना पड़ता है कि तलाश दौलत की थी, दूर तक निकल पड़े. तलाश दौलत की थी, दूर तक निकल पड़े. दौलत तो मिली नहीं, तजुर्बे नहीं कई मिले. दौलत तो मिली नहीं, तजुर्बे कई मिले. तो ये तजुर्बा होते रहता है, मिलते रहता है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि यह क्यों होता है, हर बार क्यों होता है. दोस्तों, एक बात फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा. अगर आपने शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और काफ़ी दौलत कमाई है, या बिल्कुल कमाई नहीं है, या कुछ भी आपको कमाई नहीं हुई, आपको लॉस ही हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, इसका जिम्मेदार आप खुद हैं. इतना डिफिकल्ट है, इतना कठिन है अपने आप को संभालना, अपने भावनाओं को समझना और अपने आप पे काबू पाना. हम सोचते हैं बाजार ने गलती की, हम सोचते हैं अमेरिका में कुछ तकलीफ हुई, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बाजार महंगा हो चुका है, हमें कुछ अलग लेना चाहिए. यही कहना पड़ता है कि भाई उम्र भर यूं ही हम गलतियां करते रहे, उम्र भर हम यूं ही गलतियां करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे. फ्रेंड्स, इट इज फॉर दिस रीजन, इट इज एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन दैट सच इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर essential need of the society. We strive to create an informed investor through this effort who can understand and take prudent investment decisions with his hard-earned money. मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके मोबाइल साइलेंट या फ्लाइट मोड पे रखिए और हमारे साथ इस सफर की तैयारी में लग जाए. दिस विल ऑल्सो हेल्प फ्री ट्रांसमिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दोस्तों, हमारे संगठन के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा. 5 साल पहले कुछ चुनिंदा सलाहकारों ने पीफा की शुरुआत की. कहते कहते ये कारवा बढ़ता गया और आज हमारे साथ 250 के ऊपर IFAs जुड़े हुए हैं. दोस्तों, हम सब पागल लोग हैं, हम सगळे वेड़े लोग आहोत. हम पागल है कि कोई इश्क में पागल रहता है, कोई भक्ति में पागल रहता है, कोई किसी और चीज़ में पागल रहता है. हम पागल एक ही वजह से हैं. हम चाहते हैं कि जो निवेशक, जो इन्वेस्टर, जो गुंतवणूकदार हमारे पास आता है उसे अपने मंजिल तक पहुंचाना. फ्रेंड्स, आवर गोल इज टू मेक यू अ हैप्पी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर एंड एक्सीड योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशंस. दिस वी डू with holistic, transparent, and ethical advice.
This year, the core team of PIFA, with support of sponsors, has arranged 4 such seminars during last 4 months. कई नामचीन हस्तियों को हमने पुणे में आमंत्रित किया है, आपसे मिलाया है और उनके विचार आप लोगों ने सुने हैं. और with your support, we wish to make this Smart Money seminar a must in the event calendar of Pune. Just to inform you about the event flow for today's evening, we shall begin with the traditional but not so traditional e-lamp lighting, followed by a short speech by our past president Praveen Chhajed. Our first speaker for the evening will be Mr. Sunil Subramaniam, who is CEO of Sundaram Mutual Fund, followed by the famous equity ambassador Mr. Ramdev Agrawal, chairman of Motilal Oswal AMC. We'll have question and answer session post both these speeches. I request you to write down your questions while the speeches are in progress and hand it over to our volunteers who would be standing at the corridor. I'm sure all of you will take huge value out of this evening. To begin with, let me request PIFA President Mr. Ajay Ladda and current Vice President and President-elect Mr. Rajendra Satalkar to please lead our speakers of the evening, Mr. Sunil Subramaniam, for the dais for lighting lamp and felicitation. Sir. Sorry. Yeah. Sir. I request Mr. Ajay Ladda and Rajendra Satalkar to please felicitate Mr. Sunil Subramaniam. Thank you, sir. Kindly be seated. I would now request past President Mr. Praveen Chhajed to give us a brief about our association, its objectives, and the topics of today. Mr. Praveen Chhajed, please. Thank you, sir. पिफाची थोडक्यात माहिती सरांनी सांगितलेलीच आहे. मी प्रवीण छाजेड, गतवर्षीचा अध्यक्ष पिफा. पिफाला सुरू होऊन 5 वर्ष झालेली आहेत. हा 6वं वर्ष आहे आणि 17 मेंबरशिपपासून आम्ही आता 250 मेंबरशिप क्रॉस केलेली आहे. या वर्षीचं टार्गेट आमचं 500 मेंबरशिप आम्ही क्रॉस करू याची आम्हाला खात्री आहे. पिफा हे सगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम आमच्या IFAसाठी तयार करतात. हे IFAसाठी तयार करतात म्हणजे आम्हाला IFAला इतकं ट्रेंड करायचं आहे आणि इतकं अपडेट करायचं आहे की त्याच्यातून इन्व्हेस्टर त्यांच्याकडे जे येतील त्या लोकांना अगदी करेक्ट ॲडवाईस दिला जाईल आणि त्याच्यातून उत्पन्न होणारी जी संपत्ती असेल ती इन्व्हेस्टरच्या कामाला येईल. पिफाचा पहिला मोटो आहे की इन्व्हेस्टरचं हित आधी आणि त्यानंतर आपोआपच IFAचं हित याचंच. आम्ही अगदी सुरुवातीला नवीन जे IFA आहेत त्यांच्यासाठी IFA म्हणजे काय असतं, म्युच्युअल फंड म्हणजे काय असतं, इथून सुरुवात करून आता मागच्या वर्षी आम्ही टेक्नॉलॉजी काय असते आणि टेक्नॉलॉजी आपल्याला कशी वापरायला पाहिजे ह्या स्तरापर्यंत IFAला आम्ही नेऊन ठेवलेलं आहे. जसं सरांनी सांगितलं की आत्ताचे ह्या वर्षीचे आमचे सगळे प्रोग्राम्स वेबकास्ट होत आहेत, सगळ्या जगामध्ये पाहिले जात आहेत. इथे जी गर्दी आहे याच्या 10 पट 15 पट जास्त लोक हे वेबसाईटवरती हा आमचा प्रोग्राम पाहत आहेत आणि दिवसेंदिवस हा नंबर वाढतो आहे. कारण
त्याची ऑथेंटिसिटी आणि त्याची इंटिग्रिटी. IFA का महत्त्वाचा आहे? IFA याच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो की सोनारांनीच कान टोचले पाहिजे तरच ते होतं. आमचा IFA, आमचा पिफाचा मेंबर हा खूप प्रामाणिकपणे सल्ला देत असतो आमच्या इन्व्हेस्टर्सला. पण कसं असतं की तोच माणूस, तोच IFA, तोच ॲडवायझर सारखा देतो ॲडवाईस, तर आपल्याला असं वाटतं की काय नेहमी हा हेच सांगत असतो. त्या दृष्टीने आम्ही असा विचार केला की आपण असे प्रोग्राम्स अरेंज करायचे की जेणेकारणे तुमच्या कानावरती आमच्या क्षेत्रातले अगदी दिग्गज मंडळी जी आहेत त्यांचे विचार तुमच्यापर्यंत पोचावेत. पिफाच्या 2-3 गोष्टी अगदी नमूद करण्यासारख्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे पिफानी संपूर्ण भारतामध्ये आपल्या मेंबर्ससाठी एक प्रेयर आणि एक प्लेज ही तयार केलेली आहे. ही जगात कुठेही तयार झालेली नाही आहे. आमचे काही नॉर्म्स असतात, डॉक्टर्सचे जसे प्लेज असतात, डॉक्टरचे जसे प्रेयर्स असतात, तशा पद्धतीने आम्ही पिफासाठी केलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या ॲडवायझरला नक्कीच मागा की हे काय प्रेयर आहे आणि हे काय प्लेज आहे. हे वाचल्यानंतर तुमची नक्की खात्री पटेल की हा माणूस आपल्याला योग्य त्या दिशेनेच घेऊन जाणार आहे. पिफाचं कौतुक खूप जास्त आता करण्याची वेळ नाही आहे, कारण आपल्याला हे ऑडिटोरियम जे आहे हे खूप रिस्ट्रिक्टेड टाईमसाठी मिळालेलं आहे. त्यामुळे मी आता दिनेश कोठावडे यांना बोलवतो. त्यांनी श्री सुनील सुब्रमण्यम यांचे इंट्रोडक्शन करावे. थँक्यू. नमस्कार, मी दिनेश कोठावदे, पिफा कोर टीम डायरेक्टर आहे सिन्स इन्सेप्शन. सुनील सरांचं इंट्रोडक्शन मला करायची संधी दिली, हे म्हणजे शिष्यानी गुरुचं इंट्रोडक्शन करून देण्यासारखं आहे. कारण गेली 21 वर्ष मी त्यांना फॉलो करत आहे. Sunil Subramaniam is a Chief Executive Officer in Sundaram Mutual Fund. He joined Sundaram Mutual Fund in September 2005. In his tenure spanning over 12 years, he has handled various roles: Vice President, Retail Distribution, Execution Director, Sales and Marketing, Director, Sales Global Operations, and most recently, Deputy CEO. He is also on the board of Sundaram Asset Management Singapore Private Limited. During the time he has been with Sundaram Mutual, the AUM of the Sundaram Mutual has seen many-fold growth. Even the small IFA like me, we started from zero to some crores of rupees AUM. And even my investors also get benefited. Sunil Subramaniam has completed his master's in business administration from the Open University Business School of London, and is an MS graduate from IIT Madras. He is also a certified associate of the Indian Institute of Bankers. He has 31 years of work experience in the financial services sector across multinational companies, public sector, and private sector companies. The companies he has worked with, which includes State Bank of India, American Express Bank, and Bank of America. Thank you. गुड इवनिंग. ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो उन्होंने मेरे को सौंपा है आज. ओके. क्योंकि नाम उन्होंने रामदेव अग्रवाल का बताया आपको, तो आप सब लोग आ गए कि मार्केट के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगी. और मेरा क्या जॉब है अभी? मेरा जॉब है कि आपको मार्केट को इतना सिंपल बनाना है ताकि आप समझ सको रामदेव जी क्या बताने वाले. राइट? तो इसलिए मैंने अपना आज का प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या लिखा है? आर यू फ्यूचर रेडी? क्योंकि आज के दिन में राइट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में राइट हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या बता सकते हैं आप? वो है कि हमारे लिए फ्यूचर 24 घंटे है. आज मार्केट ने कितना में क्लोज हुआ और कल सुबह कितने में ओपन होगा, इसी पे हमारा ध्यान चलता है. तो फ्यूचर रेडी होना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट से अगर आपको फ़ायदा उठाना हो. तो करंट सिनेरियो क्या है, इसके ऊपर एक ध्यान देते हैं हम. राइट? तो फ्यूचर के बारे में आपको समझना है तो पहले करंट सिनेरियो को आपको समझना होगा. और मेरी फोकस यही है आज कि जो भूषण साहब ने बताया आपको कि हम इस सफ़र पे जा रहे हैं
सफ़र में हमारी कोशिश है कि हमारी वेल्थ बढ़ाए, मगर सफ़र में हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है मगर वेल्थ बढ़ नहीं रहा है। तो कारण क्या है? तो कारण इस चीज़ के ऊपर है कि आज आपके सेविंग्स कहाँ जाते हैं, राइट? एक तरफ सेविंग्स का अकाउंट में है, या बैंक डिपॉजिट में है, या पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस में है, लाइफ इंश्योरेंस में है, गोल्ड में है, रियल एस्टेट में है, डायरेक्ट इक्विटीज में है, और थोड़ा म्यूचुअल फंड में है। ऐसे ही एक बास्केट में अगर लगेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी को एक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है। सभी एक ही बास्केट, पुट ऑल योर एग्स, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, सभी कहते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है पता आपको? कि आज के दिन में ये जो एसेट क्लासेस की बात की थी, उस पर एलोकेशन देके आप कहां जा रहे हैं लोगों का, करीबन 100% में से 56% प्रॉपर्टी में जा रहा है और 14% गोल्ड में। यानी हर 100 रुपए में 70 रुपए आप फिजिकल एसेट्स में लगा रहे हो, राइट? तो अफसोस की बात यह है कि आप फिनेंशियल मार्केट से अगर फायदा पाने के लिए कोशिश है तो पैसा अगर फिजिकल में लगाया तो नेचुरली आपकी रिटर्न्स भी फिजिकल के माफी की होगी। अभी ये भी छोड़िए, अफसोस 70% फिजिकल की बात भी नहीं है, बाकी के जो 30% है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, उनमें खाली आप 3% इक्विटी में लगा रहे हैं, राइट? अभी रिसेंटली सेबी ने भी एक नया पब्लिक सर्वे कमीशन किया था और आप लोगों ने भी यही कहा था उस सर्वे में कि 90% आप बैंक डिपॉजिट पे ऊपर भरोसा रखते हो, राइट? यानी हार्डली 10%, जो ये डेटा भी वही दिखाता है कि इक्विटी के एसेट क्लास के ऊपर आप लोगों का भरोसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप अपना पैसा कैश, पीएफ, इंश्योरेंस और बैंक डिपॉजिट में लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह होती है कि इन्फ्लेशन जो बड़ा भयंकर एक वेताल है जो आपके शोल्डर के ऊपर बैठा है, राइट? इस इन्फ्लेशन की चीज, ये लाइट बंद कीजिए, वो इसके ऊपर लग रहा है, राइट? तो ये इन्फ्लेशन के लिए आपकी सेविंग्स क्या काफी है टू काउंटर इन्फ्लेशन? यहां देख लीजिए आप, अगर आपके पास आज 100 रुपए है तो 30 साल में, अगर पिछले 30 साल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7% पर एनम रही है हमारे देश में, राइट? अगर यही 7% अगले 30 साल तक चली तो आज का जो आपका 100 रुपया है वो 30 साल के बाद खाली 23 रुपये के माफिक होगा, राइट? और आप सबको पता है कि आपको बैंक डिपॉजिट में आज कितना मिल रहा है, राइट? तो ये बैंक डिपॉजिट क्या हो रहा है? ये लो यील्डिंग ट्रेडिशनल सेविंग मीन्स आर कंटिन्यूइंग टू डोमिनेट आपके एसेट एलोकेशन को, मगर ये आपकी नीड्स के लिए बिल्कुल काफी नहीं होगी। ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स, राइट, ये बिल्कुल आपके लिए काफी नहीं होंगी आपके नीड्स के लिए। और आखिर में क्या होगा? अगर बैंक डिपॉजिट आज के दिन में 3 साल का स्टेट बैंक का टर्म डिपॉजिट रेट क्या है पता आपको? 6.5%। और अगर इन्फ्लेशन 7% होगी तो आपकी हालत, या आप आपके पूरे जो सेविंग्स है आपके ऊपर आप खर्चा करके बैठेंगे, या वर्स आप अपने चिल्ड्रन के सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, राइट? तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, सेकेंड प्रॉब्लम आपके हाथ में है कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक इमोशनल डिसीजन है, और इसमें 2 इमोशंस है जो आपकी डिसीजन मेकिंग को ड्राइव करती है। एक है फियर, जो आपके लिए सेफ्टी की प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, और दूसरी है ग्रीड, जहां पे हाई रिटर्न की प्रोडक्ट खोजते हैं, राइट? तो यही है कारण। आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं मार्केट में, राइट, जो ग्रीड है या फियर या गोल्ड है, जो थोड़ा ग्रीड थोड़ा फियर। ये फियर किसका फियर है? अभी बीवी की फियर, ठीक है, राइट? और ये फियर वाले डोमिनेटेड एसेट्स ही अब से ज्यादा अपना एसेट एलोकेशन ले रहे हैं, राइट? तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा द पावर ऑफ इक्विटी। क्यों मैं इक्विटी के बारे में अभी बात करूंगा? क्योंकि इक्विटी ऐसी एक सिंगल एसेट क्लास है पूरे दुनिया में जो गारंटीड है ओवर द लॉन्ग टर्म कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। कारण क्या है इसका? वेरी वेरी सिंपल।
इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है महंगाई। किसी भी कमोडिटी की महंगाई कैसे तय होता है? अगर उसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, चाहे वो पेट्रोल हो या ऑनियन हो या आलू हो, राइट? तो ये सोचिए, आप जो भी चीज आप खरीदते हैं ना, अगर आपका डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा है तो नेचुरली उसकी दाम बढ़ती है, तो आपके पॉकेट के ऊपर असर पड़ता है। मगर आप ये भी सोचिए ना, अगर आपके पॉकेट के ऊपर असर पड़ रहा है तो किसी और के पॉकेट के ऊपर लाभ पड़ रहा है ना। वो कौन है वो व्यक्ति जिसको ये लाभ मिलता है इन्फ्लेशन का? वो है जो कंपनी वो ऐसी प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करती है, राइट? तो ऐसी कंपनी की इन्फ्लेशन के कारण उनकी सेल्स बढ़ती है, उनकी प्रॉफिट बढ़ती है और उनकी ईपीएस बढ़ती है और स्टॉक मार्केट में उनकी शेयरों की दाम बढ़ती है। तो एक तरफ आप सोचिए, एक तरफ आपके पॉकेट में इन्फ्लेशन लात मार रहा है, तो दूसरी तरफ वही कॉर्पोरेट जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रॉफिट बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन से हेड चाहिए तो सीधे सीधे आपको जाके उस कंपनी की शेयर खरीदना है जो इन्फ्लेशन से लाभ उठा रहा है, राइट? तो इक्विटी मार्केट क्या है? ऐसी कंपनियों की शेयर में ट्रेडिंग करने वाली मार्केट है इक्विटी मार्केट। तो कॉन्सेप्चुअली आप देख सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली जो भी इन्फ्लेशन होती है दुनिया में, कोई ना कोई कंपनी इस देश में उसका लाभ जरूर उठा रही है, राइट? तो ऐसी चीज में यहां पे देखिए, पिछले 15 साल में, राइट, वेरियस एसेट क्लासेस, इन्फ्लेशन थी 7%, गोल्ड थी 13% पर एनम, एफडीज दिए हैं 7.5%, पीपीएफ ने दिया है 8.3 और सेंसेक्स ने दिया है करीबन 20। लाल में है रियल रिटर्न जो आपको मिला है, राइट? तो आप जो 90% बैंक डिपॉजिट में लगा रहे हैं, तो आपको क्या मिला? खाली 0.4% का नेट अप्रिसिएशन। वेरएस इक्विटी मार्केट ने आपको दिया है करीबन 13% पर एनम का अप्रिसिएशन, राइट? अब ये भी आप कह सकते हैं, आपने आज क्योंकि मोदी जी के बाद मार्केट एकदम ऊपर चल रहा है, तो पिछले 15 साल का निकालेंगे जो भी डेटा तो इक्विटी अच्छा ही दिखेगा, राइट? तो ऐसे डेटा आप दिखाएंगे। जब मार्केट डाउन होती है तो इक्विटी की हालत क्या होती है? तो हमने एक रोलिंग रिटर्न्स की स्टडी की है। तो रोलिंग रिटर्न्स में आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। रोलिंग रिटर्न्स ऐसी होती है, समझिए कि सेंसेक्स 10 साल के लिए है, तो रोलिंग ऐसी होती है कि हर दिन समझिए आप 5 साल की रिटर्न की ट्रैक कर रहे हैं। तो पहला दिन आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, दूसरा दिन और एक 5 साल, तीसरा दिन और एक 5 साल, ऐसे हर दिन उस इंडेक्स या उस मार्केट के लाइफ में आप एक नई 5 साल की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसे सब चीज़ों को हम जब इकट्ठा करके देखते हैं उसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न। इससे फायदा क्या होता है? जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होती है, रोलिंग रिटर्न में क्या होता है कि आप शायद उस 5 साल के पीरियड में कभी आपने लो मार्केट में एंटर करके हाई में एग्जिट किया हो तो आपकी लाभ अच्छी होती, और कभी आपने हाई मार्केट में एंटर करके लो भी एग्जिट कर सकते तो आपकी लॉस होती। तो एवरेज रिटर्न आप रोलिंग रिटर्न के मन से देखें ना, तो डेफिनेटली आपको यह महीना लगता है कि कैसा रिटर्न्स रहे थे। जब मैंने समझिए कि जैसे धृतराष्ट्र हो, ब्लाइंड हो और आपने तुक्का मार के मार्केट में डाला, तो उस टाइम फ्रेम के बाद आपको क्या रिटर्न मिला होगा? आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई एडवाइजर नहीं था, आप बिल्कुल ब्लाइंड लॉटरी की तरह आपने लगाया। तो यहां पे देखिए उसका असर, राइट? इक्विटी मार्केट में, राइट, 7% इन्फ्लेशन है, तो समझिए कि एक साल का करीबन सेंसेक्स में 38 ऐसे एक साल के पीरियड्स हैं, क्योंकि लाइफ सेंसेक्स का 39 इयर्स का है। इन 38 इंस्टेंसेस में आपको करीबन 23 इंस्टेंस में आपको इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न्स मिले। खाली 15 साल में आपको 7% से नीचे रिटर्न मिली, राइट? या अगर आप 5 साल की इन्वेस्टमेंट करते तो आप देख लिए करीबन 34 ऐसे इंस्टेंस है जिसमें करीबन 25 में आपने इन्फ्लेशन को बीट किया। सिमिलरली 10 साल की बात करें, टोटली 29 इंस्टेंसेस में 26, यानी अगर आप 10 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहे तो यह चीज है कि खाली 3 साल में आपने इन्फ्लेशन से कम रिटर्न पाया और करीबन 26 इंस्टेंस में आपने इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न। और अगर ये टाइम फ्रेम आप बढ़ाते जाए ना तो बिल्कुल चांदी ही चांदी। ये देखिए 15, 20, 25, 30 साल में करीबन कभी भी आपने 7% से नीचे रिटर्न किसी भी टाइम, आप सोच रहे हैं अभी मार्केट बढ़ गया तो क्या मैं अभी डालूं क्या ना डालूं, अगर आपके मन में 15-20 साल की टाइम फ्रेम है तो इसकी फिक्र मत कीजिए कि आज मार्केट का लेवल क्या है।
किसी भी हालत में अभी ने कभी भी आपने इन्फ्लेशन से कम पैसा बनाया ही नहीं। तो ये है पावर ऑफ द इक्विटी मार्केट, और ये खाली हम एक लार्ज कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो दूसरी चीज आते हैं कि क्या इक्विटी के बारे में सब अच्छे बात ही कह रहे हैं हम, रिस्क नहीं होती है इक्विटी में? बिल्कुल होती है। तो रिस्क क्या चीज होती है? रिस्क इज लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग अ लॉस, राइट। तो रिस्क देखें आप यहां पे देखिए, ये है सेंसेक्स में अगर आपने एक साल ऐसे ही रोलिंग रिटर्न्स, राइट, एवरेज रिटर्न आपको 22% मिले, मगर लोएस्ट रिटर्न था 47%, राइट। हम श्योर आप सब लोगों ने किसी न किसी दिन ऐसा रिटर्न्स एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने 20-30 साल से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। मगर स्थिति ऐसी बदलती है, जबकि आप ये 1 ईयर से 5 इयर्स में बदल देते हैं, तो माइनस रिटर्न देखिए, -46 से -4, और 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में -2। जैसे ही आप अपना लेंथ ऑफ स्टे इन द स्टॉक मार्केट बढ़ाते जाते हैं, आपकी नेगेटिव रिटर्न्स की ये भी बिल्कुल कम हो जाती है। सिमिलरली 15-20 तो एकदम देखिए नेगेटिव रिटर्न्स, अगर आपने 15 साल के लिए सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया, कभी भी किसी भी हालत में कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स पाने की गुंजाइश ही न थी, राइट। इससे और पावरफुल स्टेटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं चाहिए हो, राइट। तो ऑब्वियसली इतने एसेट्स क्लासेस है आपके साथ, इतने नीड्स है आपको, तो फिनेंशियल प्लानिंग की बिल्कुल जरूरत है। बट ये बहुत एक मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, क्योंकि आप तो अपने काम में बैठे रहते ना, चाहे आप बैंक में काम कर रहे हो, चाहे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या अपनी बिजनेस चला रहे हो, आपका 95% ध्यान तो अपने कार्रवाई पे होता है ना। फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए, राइट। सेकेंड चीज, एक अनप्लान्ड अप्रोच, यानी कभी भी मार्केट में हवा हो, जैसे भूषण साहब ने बताया, तब जाके पैसा लगाओ, मार्केट में गिरावट हो तो डर के भागो, राइट। तीसरी चीज, आपके इमोशंस काबू में आते हैं, इमोशंस के थ्रू आप डिसीजंस करते हैं, प्रैक्टिकली रेशनली नहीं सोचते आप। कौन सी इमोशंस? मैंने कहा ना, फियर और ग्रीड। तो इसका फियर का क्या होता है? फियर ऑफ लूजिंग मनी टेंड्स टू स्टॉप पीपल फ्रॉम टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डर के मारे आप बैंक डिपॉजिट में पैसा लगा के चुपचाप बैठते हैं, राइट। तो आंसर क्या है? सिंपल, आपको चुनना चाहिए जिसका टाइम 95% मार्केट के ऊपर होता है, वो है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सब जो चीज आप कह रहे हैं ना, मैंने दिखाया आपको, मैं 1 मिनट वापस जाता हूं उधर। ये फियर ऑफ लूजिंग मनी, ये इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग, या अनप्लान्ड अप्रोच, या नॉलेज, ये सब चीजों को आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल पूरी कर सकता है, राइट। तो फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे आपको हेल्प कर सकता है, राइट। फाइनेंशियल एडवाइजर, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। पहली चीज, राइट, वो आपके लिए राइट एसेट एलोकेशन करने की कोशिश करेगा। कैसे? पहले आपको ऑब्जेक्टिव को समझेगा, फिर आपकी रिस्क प्रोफाइल को समझेगा, और आपकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट्स को समझेगा। तो पहला काम किसी भी एडवाइजर का ये होता है। सेकेंड, आपके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान आपके डिफरेंट गोल्स के लिए क्रिएट कर सकता है, एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म। फिर द 2 Qs टू सक्सेस क्या है? एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। क्या मीनिंग है? क्वांटिटी माने कितना आपके पैसे से आपको खर्चा करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट से कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड, कितना रियल एस्टेट, ये सब डिसीजंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने अगर सही डिसीजन लिए मगर बहुत कम पैसा लगाया तो आप ही की नुकसान। सेकंड इज क्वालिटी। क्वालिटी माने द राइट एसेट क्लास एट द राइट टाइम। तो ये 2 Q आपके एडवाइजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, राइट। तो पहली चीज एडवाइजर आपको क्या सिखाएगा कि टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? थ्रू एन ECG चार्ट। आप सबने ECG चार्ट देखा होगा ना, आपके या आपके पिताजी के तो ये है एक ECG चार्ट, हमारे मार्केट की ECG चार्ट। ये क्या है पता आपको? ये है हमारी कंट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट बुल मार्केट 2003 से 2008, जब 3000 की सेंसेक्स 21000 पे जा बैठी। मैं क्या दिखा रहा हूं आपको?
ऐसी एक बुलिश फेस में, जब ये सभी ओवर कॉन्फिडेंस थे इंडियन मार्केट के बारे में, उसमें भी आप देखिए कितने करेक्शंस आए थे। ये सब करेक्शंस क्या थे? ये सब ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट से भागने की ट्रिगर, मार्केट से भागने की ट्रिगर। क्योंकि क्या हुआ, देखिए 40 दिन के लिए करेक्शन आया 26%। सभी इन्वेस्टर डर गए ना, डर के मारे भाग गए। और आपके एडवाइजर को एडवाइस देगा कि ऐसे बुल मार्केट में भी करेक्शंस आती है, और अगर ऐसे करेक्शंस में अगर ज्यादा पैसा आप डालते हैं तो आपकी ही भलाई होती है। सेकेंड, ऐसे रिसेंट बुल मार्केट में भी देखिए, जो मोदी जी के बाद मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हुआ है देखिए, मगर अल्टीमेटली इस शुरुआत से कहां होके खत्म हुई, राइट। और तीसरा एक पावरफुल चीज मैं आपको बताऊंगा, राइट, ये टाइमिंग द मार्केट के बारे में। हमारी सेंसेक्स की आते हुए 37 साल हुए हैं। कितने? 37 ईयर्स। और हर दिन आप समझिए कि मार्केट में भी 200 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, शनि न्याय को छोड़ के, राइट। 37 इंटू 200 कितने दिन हुए? 7400 दिन मार्केट के थे, राइट। अगर आपने सेंसेक्स में 79 में शुरुआत में इन्वेस्ट किया हो और चुप बैठे, कुछ नहीं किया आपने, इधर लगाया आपने 1 लाख, तो आज उसका वैल्यू होता 2.28 करोड़ रुपीस, चुप बैठने से, राइट। मगर अगर आपने मार्केट में कभी भी करेक्शन आई और निकल गए, और समझिए कि खाली इन 7400 दिन में खाली आपने 40 दिन को मिस किए, तो आपका 1 लाख का बनता 12 लाख। खाली 40 दिन आउट ऑफ 7400 डेज अगर आपने मिस किए, तो आप ये 2.28 करोड़ से 2.16 करोड़ गवा देते। और अगर आपने इवन 10 बेस्ट डेज आपने मिस किए, तो 1/3 आपका रिटर्न बन जाता। तो समझे आप, टाइम इन द मार्केट इज मच बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। और आपकी एडवाइजर यही सलाह आपको दे सकता है कि ऐसे करेक्शंस, ऐसी डरावट के दिन में आप बिल्कुल चुप बैठिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पास कुछ और पैसा हो तो मार्केट में लगाइए। नेक्स्ट चीज जो आपके फाइनेंशियल एडवाइस आपको आपके काम आएगा, वो है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन माने क्या? ये देखिए, मैंने वो टेबल पहले दिखाया आपको, ग्रीड ग्रीड ग्रीड, तो कितना इसमें डालना चाहिए, कितना उसमें, और सेफ्टी और रिटर्न के अलावा वो आपका लिक्विडिटी का भी ख्याल रखेगा। यही है एसेट एलोकेशन के एडवाइस, आपके कस्टमर की नीड के बेसिस पर आपका एडवाइजर करेगा। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स में भी 3 तरह के एसेट्स है, राइट, उसमें भी वो एडवाइस देगा आपको। और फिर इक्विटी मार्केट के अंदर लार्ज कैप में लगाना चाहिए, मिड कैप में लगाना चाहिए, या स्मॉल एंड माइक्रो कैप में लगाना चाहिए। यही भी एक डिसीजन जो आपके एडवाइजर के हाथ में है। क्यों मैं बता रहा हूं? पिछले 10 साल में देखिए, ये लाल है सेंसेक्स, ये नीला है मिड कैप, और ये हरा है स्मॉल कैप, राइट। हर टाइम फ्रेम में देखिए डिफरेंट ने डिफरेंट रिटर्न्स दिया है। कब आपको मिड कैप में लगाना चाहिए, कब ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाना चाहिए, जब लार्ज कैप में लगाना चाहिए, आपके एडवाइजर कैसे आपको एडवाइस करेगा? इकोनॉमी के आउटलुक के बेस पर। ये एक समझाएं आपको देखो, यहां ये है ग्रीन है स्मॉल कैप, रेड है मिड कैप, ब्लू है सेंसेक्स। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि जब मार्केट, ये 3 फेज जो है, ये है मनमोहन सिंह की सेकेंड टर्म, ये मनमोहन सिंह की सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी ये गुड मार्केट, बैड मार्केट, गुड मार्केट। क्यों मैं बता रहा हूं आपको कि टाइमिंग जो करना है तो आपके एडवाइजर के हाथ में छोड़िए आप। क्यों? यहां पे देखिए, जब मार्केट अच्छी हाल में थी, सेंसेक्स ने 5.5 गुना आपका पैसा मल्टीप्लाई किया, मिड कैप इंडेक्स ने 9 गुना, और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 14 गुना। यानी अच्छी मार्केट के हालत में आपके एडवाइजर ज्यादा पैसा आपके स्मॉल कैप में लगा था, और कम मिड कैप में, और कम लार्ज कैप में। जब मार्केट की हालत अच्छी नहीं हो, फेज 2 जो कहते हैं, वहां पे देखिए सेंसेक्स थी फ्लैट, मिड कैप गिरी 40%, स्मॉल कैप गिरी 56%। तो एसेट एलोकेशन अगेन बदलता है। अभी मोदी जी के आने के बाद जो मार्केट में जो हो रही है चीज, यहां पे देखिए सेंसेक्स की बढ़त 40%, मिड कैप की बढ़त 128, और स्मॉल कैप 140%, राइट। तो ये टाइम के ऊपर, इकोनॉमी के आउटलुक के बेस पर एसेट एलोकेशन स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप के ऊपर भी आपके एडवाइजर बदल के आपको अच्छा मुनाफा दिलवा सकता है, राइट। तो और एक चीज, ये खाली इंडेक्स की बात थी,
आपके एडवाइजर का काम खाली इंडेक्स को चुनने में नहीं है, अच्छे म्यूचुअल फंड को चुनने में है। तो हमने एक म्यूचुअल फंड को यहां चुना है जो है मिड कैप क्षेत्र में। ये देखिए, ये है इंडेक्स की रिटर्न और ये है म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर की रिटर्न। यानी आपके एडवाइजर आपको फंड मैनेजर को चॉइस करके आपको अल्फा, आउट परफॉर्मेंस को कहते हैं, अल्फा दिलवाने की कोशिश। और ये कितनी हो सकती है ये अल्फा? देखिए यहां पर, राइट, जब मार्केट में चढ़ाव हुई थी तो जब इंडेक्स बढ़ी 9 गुना, ये फंड बढ़ी 13 गुना। और जब मार्केट गिरी 38% तो ये फंड बढ़ी 8%। और ये नए बुल फेस में जब मार्केट बढ़ी 128, इस फंड का बढ़त था 170 के करीब, राइट। तो ऐसे अच्छे फंड को चुन के आपके एडवाइजर आपकी एसेट एलोकेशन के थ्रू आपकी वेल्थ क्रिएशन को बढ़ा सकता है। और ना ही एक तरफ वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि इक्विटी एक रिस्की एसेट है, हमने बताया ना। तो अगर आप सोचिए कि वो ये टाइम इन द मार्केट की बात हम कर रहे थे ना, ये देखिए टाइम इन द मार्केट, ये एक मिड कैप फंड है जहां पे देखिए 5 साल का अगर अपने टाइम फ्रेम में टिके रहे, और ये है रोलिंग रिटर्न की एनालिसिस जो मैंने पहले बताया था आपको। यानी 5 साल में ऐसी मिड कैप क्षेत्र जो रिस्की माना जाता है, ऐसे क्षेत्र में भी अगर आपने 5 साल इन्वेस्टेड रहे तो आपको 100% ऑफ द टाइम आपकी कैपिटल वापस आ गई, चाहे किसी भी हालत में आपने एंटर किया हो, चाहे मार्केट की बढ़त में एंटर किया हो, चाहे अगर मार्केट की लो फेस में एंटर किया तो आपको करीबन मिली 72% पर एनम, यानी चांदी ही चांदी। मगर वो बात नहीं है, बात यह है कि अगर टाइमिंग गलत था, इन टर्म्स ऑफ मार्केट ओवर वैल्यूड था, बहुत ज्यादा लेवल पे था, फिर भी अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल होता तो आपने कभी पैसा गंवाया नहीं। तो ये होती है खूबी जो आपकी एडवाइजर आपको दिलवा सकता है, राइट। तो अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना फ्यूचर रेडी। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आपको इक्विटी मार्केट को ट्रस्ट करना है, राइट। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है चीज? रिटायरमेंट प्लानिंग में कोशिश क्या होती है हमारी? रिटायरमेंट प्लानिंग में कोशिश इज टू रिटायर फ्रॉम वर्क एंड नॉट फ्रॉम लाइफ, राइट। तो कैसे हो सकता है ये? तो पहली चीज ये समझिए, प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजिंगली बढ़ रही है। 1960 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 41 साल, आज है 66 साल। तो यू आर गोइंग टू लिव फॉर मच लॉन्गर देन योर पेरेंट्स, राइट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। सेकेंड, ये इन्फ्लेशन का इंपैक्ट अपने प्लानिंग में कोई इग्नोर करता है। क्यों? ये देखिए, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेट्रोल प्राइस। अगर ये 7% की जो इन्फ्लेशन हमारे देश में पिछले 30 साल में रही, अगर अगले 30 साल में ये हम 7% रहे तो आप करीबन 500 रुपए पर लीटर पेट्रोल के लिए देते होते 30 साल के बाद। ये फैक्टर किसी एक ने फैक्टर किया है आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग में? मैं नहीं समझता हूं, राइट। तो ये चीज कि आज का 30,000, अगर आप मानते हैं कि आज मेरे को 30,000 चाहिए बेसिक लिविंग के लिए, तो 30 साल के बाद होगी 1.5 लाख रुपए, राइट। तो ऐसे ही चीज को समझने में पहली चीज क्या चाहिए आपको? आपको स्टार्ट अर्ली करना चाहिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखें यहां पर वो 1,50,000 की बात की थी ना, अगर आपके इन्वेस्टमेंट 5% ही मिल रहा है आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से, तो आपको हर महीने 31,000 इन्वेस्ट करने पड़ते टू हैव द सेम 1,50,000 पर मंथ। कैसे? क्योंकि ये कॉर्पस बनता 2.6 करोड़ और उसको एन्युइटी में 7% में अगर आपने इन्वेस्ट किया, 7% पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिली, तो आपको, वेरएस इक्विटी मार्केट्स में आपने लगाया एन एवरेज 15% समझिए, यू ओनली हैव टू इन्वेस्ट 3,700 रुपीज टू अचीव दिस target. So the return which you are going to get from your long term savings is very, very important, right? Next, what you need to do, एक is start early, second invest in a SIP. तो SIP क्या होती है? Is nothing, investing a fixed sum regularly, buy units in a particular stream on the same day and similar to recurring deposit, right? और क्या है? It enables you to be present in the market month after month. You don't want to predict the market the right time and you don't have to call on what is the right time, right?
तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एसआईपी होती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, विच इज वेरी वेरी सिंपल. क्या है वो? यू बाय मोर इन द मार्केट व्हेन द प्राइस इज लो एंड बाय लाइव व्हेन द प्राइस इज हाई. राइट. नेक्स्ट, एसआईपी को आप सोचिए, आप इतना हाउसिंग लोन के लिए ईएमआई लेते हैं, कार लोन के लिए ईएमआई लेते हैं, ये आप सेविंग्स का ईएमआई सोच के इसको इंटरेस्ट कीजिए. और तीसरी चीज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. राइट, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने में एक सिंपल वीडियो है मेरे पास, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा प्ले करें. एक बार एक कवि हुआ करता था. उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए. इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया. राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी. वाह 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 वाह. राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा. कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया. बस इतना ही? राजा ने पूछा. सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हां महाराज. तो फिर ऐसा ही हो. दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए. पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8. इस तरह वो रखते गए. जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े. 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई. आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई. जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई. आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा. और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी. कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए. अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं, तब आपकी एसआईपी आपके सेवानिवृत्त होने तक एक बड़ी राशि बन सकती है. Sundaram Mutual, unearthing opportunities. Mutual fund investment. तो ये थी एक सिंपल कोशिश आपको समझाने में कि कितना पावर है कंपाउंडिंग में. अभी ऐसे देखते हुए आप हंस गए और भूल जाएंगे. राइट. तो एक बार आप नंबर को भी देख लीजिए कि सिंपल. ये इधर आप फुल स्क्रीन कीजिए भैया, यहां पे. हाँ, थैंक यू. तो देखिए, आप ये एसआईपी की बात छोड़िए, खाली आपके पास 1 लाख रुपए अगर रखते और 30 साल के लगाते और 7% यानी आज के जो बैंक डिपॉजिट के करीब रेट, सिंपल में आपको बनती 3,10,000, मगर कंपाउंडिंग के कारण वो होता 7 लाख. मगर जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उसकी डिफरेंस कितनी बढ़ती है. देखिए, अगर अपने 15% में आपने इन्वेस्ट किया तो सिंपल इंटरेस्ट से बनती 5.5 लाख और कंपाउंडर बढ़ती 60 लाख. 12 गुना आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट. यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और एसआईपी के रूट अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखते हैं तो ये देखिए, खाली आपके 10,000 महीने 33 साल अगर इन्वेस्ट रिटायरमेंट के लिए बाकी है, 7% में बनता 1.5 करोड़, 15% में बनता 11 करोड़ रुपए. राइट. और अगर आप सोचते हैं कि मेरे को तो करोड़पति बनना है, नहीं,
मेरे को 5 करोड़पति बनना है, राइट? आप सोचिए, स्टार्ट अर्ली की बात कर रहे थे हम। अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में आप शुरुआत करते हैं और 15% की रिटर्न आती है आपको, तो समझिए कि आपको 5 करोड़ बनाने के लिए अगर आप 40 साल में खाली 33,000 रुपए महीने आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए। तो पावर ऑफ एसआईपी थ्रू कंपाउंडिंग आपने देख लिया, राइट? तो ये है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। यानी आप लोग एसआईपी को शुरुआत करते हैं 1 साल के लिए करते हैं, 3 साल के लिए करते हैं, ये एक खराबी है। आपके एडवाइजर कभी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि 1 साल या 3 साल के लिए करो। क्यों मैं बता रहा हूं कि 1 साल में इवन थ्रू एसआईपी आपको लॉसेस हो सकती है, मगर जैसे ही आपने टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दिया तो देखिए एवरेज रिटर्न्स तो मिलते हैं आपको एसआईपी में करीबन 15% पर एनम, राइट? तो और एक चीज, ये लॉन्ग टर्म की बात थी। फाइनली इक्विटी मार्केट्स लॉन्ग टर्म के लिए है, मगर ऐसा नहीं कि आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स गोल्स को आप इक्विटी मार्केट के थ्रू फुलफिल नहीं कर सकते। यहाँ आपके एडवाइजर आपको जरूर हेल्प कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या है। आपको वेकेशन इन द नेक्स्ट 5 years, अगर आपको 15% की रिटर्न आती है तो आपके वेकेशन का 5 लाख का खर्चे के लिए आपको कितना महीने में डालना पड़ेगा? खाली 5,000 रुपए, राइट? सो इवन शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे वेकेशंस या मीडियम टर्म नीड्स जैसे चिल्ड्रन का एजुकेशन, यहां पे देखिए today's 10 is equal to 30 if you take 7% inflation in 16 years। यानी ग्रेजुएशन के लिए आपके बेटे के ग्रेजुएशन, बेटी के ग्रेजुएशन के लिए 16 साल के बाद, क्योंकि अगर आज बच्ची पैदा होती है तो 16 में कॉलेज की शुरुआत, ये देखिए at various rates of interest, right? This is all the money you need to invest। 5,000 even at 12% return is enough to pay for your degree, right? So to summarize, क्या हो, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको इक्विटी मार्केट्स के थ्रू विथ वेरी स्मॉल अमाउंट्स यू कैन अचीव योर गोल्स विथ द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट? नाउ जस्ट 2 slides I want to give an introduction to Ramdev ji on what he can take forward is will equity deliver in the future also। yes, आपने पास्ट की बात बता दी, रामदेव जी जरूर ये बताएंगे, मगर there are 2 things which are not in Ramdev ji's control, nor in your control, nor in my control, nor in Modi ji's control। वो क्या है? एक, हमारी देश में 50 साल की टाइम फ्रेम में देखिए, हर 10 साल में 2.5% जीडीपी ग्रोथ, नेक्स्ट 10 years में 4.5, नेक्स्ट 5.3, नेक्स्ट 6.2, नेक्स्ट 7.6, नेक्स्ट 10 years। तो लॉन्ग टर्म हमारी ग्रोथ ट्रेंड एज अ कंट्री इज ऑन अ लॉन्ग टर्म राइजिंग ट्रेंड। द सेकेंड फैक्टर इज आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं। पूरे दुनिया में अगले 10 साल में 2015 to 2025 करीबन 50 करोड़ व्यक्ति वर्किंग एज के अंदर आने वाले हैं। कितने? 50 करोड़, 25 years to 55 years। मगर खासियत यह है कि इन 50 करोड़ में से करीबन 25%, 12 करोड़ ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हो चुके हैं। ये नई प्रोडक्शन की बात नहीं है, ये प्रोडक्शन हो चुकी है, और इन्हीं व्यक्तियों के कारण हमारी कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस चीप रहेंगे और हमारी मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन ग्रोथ आएगी और उसके बाद डिमांड ड्रिवन ग्रोथ आएगी। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंस। Thank you so much, Sunil sir. In fact, he has been traveling a lot, and in spite of his busy schedule, he has been here with this audience, and I thank you so much for your presence.